हेलो एवरीवन। तो आज जो मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से सुनेंगे कि आपके पास सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी जो टाइम है वो बिल्कुल भी कम है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है। उस कम समय में आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, टोटल टॉपिक कैसे कवर करेंगे, उसके बारे में क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, किस तरह से अपना टाइम शेड्यूल आप बना सकते हो, इसके बारे में आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो एग्जामिनेशन है वो आप लोग का एग्जामिनेशन फरवरी में होने वाला है। 12th के भी एग्जामिनेशन एंड 10th बोर्ड के जो एग्जामिनेशन है वो दोनों फरवरी 2013 में ये होने जा रहा है। अभी अभी तक आप लोग कितना कवर किए हो, सिलेबस क्या क्या कवर किए हो, उनमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने एक साइंस का सिलेबस, क्लास 10th के साइंस के सिलेबस को मैंने यहाँ लिखा है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीधा वो स्टार्ट कर देते हैं अपने टॉपिक को पढ़ना, कोई भी टॉपिक लेते हैं पढ़ना शुरू कर देते हैं। बट सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या कह रहा है, कितने चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि ये जो देख रहे हैं आप, टोटल आपके पास साइंस की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, क्लास साइंस 10th क्लास का साइंस का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 16 चैप्टर्स हैं। ओके, टोटल आपके पास 16 चैप्टर्स हैं और आपके पास समय जो बचा है वो है ओनली 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स में आपको ये टोटल सिलेबस कवर करना है। ओके, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। इस 5 सब्जेक्ट्स को 2 मंथ में कैसे कवर किया जाए इसके बारे में आपको जानना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे आप देखिए सिलेबस को समझना काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस को कैसे समझेंगे, बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको सिलेबस ही समझ में नहीं आता है। ओके, तो दोनों जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मैं दोनों को मैं यहाँ पे बता दूंगा, हिंदी में भी बताऊंगा कि हिंदी में चैप्टर का नाम क्या है, जो कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का जो साइंस एंड मैथ का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी की बुक ही चलती है मैक्सिमम स्टेट में। ओके, तो उसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो उसका हिंदी बुक पढ़ते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे एनसीईआरटी का क्लास 10th का मैंने साइंस का सिलेबस को लिखा है। अब आइए इस सिलेबस को समझते हैं कि इसमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कौन सा केमिस्ट्री का सेक्शन है, कौन सा बायोलॉजी का सेक्शन है और कौन सा फिजिक्स का सेक्शन है। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो आपका कह रहा है, वो फर्स्ट चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, ध्यान देंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको हिंदी में कहेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। ओके, ये जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इक्वेशंस के हिंदी होते हैं समीकरण। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो समझ लें कि ये आपका पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर पे आते हैं। सेकेंड चैप्टर है आपका एसिड यानी कि अम्ल, बेसिस यानी कि क्षारक, एवं सॉल्ट्स यानी कि लवण, ये आपका सेकेंड चैप्टर है। मेटल्स नॉन मेटल, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं आप, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसको धातु और अधातु के नाम से जानते हैं। मेटल्स धातु एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो अधातु होते हैं। फोर्थ चैप्टर आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक। फिफ्थ नंबर चैप्टर है पीरियोडिक यानी कि आवर्त, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो तत्वों का आवर्त
वर्गीकरण, ये आपका 5th चैप्टर है। तो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक आप देखेंगे, ये चैप्टर आपका सेक्शन जो है, वो जितने भी चैप्टर्स हैं वो आते हैं आपके केमिस्ट्री में। ओके, तो वो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक देखेंगे, तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक ये आपका केमिस्ट्री का है। ओके, ये केमिस्ट्री का सेक्शंस है टोटल। इसके बाद जो आपके स्टार्ट होते हैं वो लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर नंबर 6, जिसको जैव प्रक्रम, ओके, जैव प्रक्रम बोलते हैं। यहां से अब आपका बायोलॉजी का सेक्शन शुरू होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, यहां से आपका बायोलॉजी का सेक्शन शुरू होता है, जो कि आपका चैप्टर 9 तक जाता है। चैप्टर 6, 7, 8 एंड 9 ये आपका बायोलॉजी का सेक्शन है। इसमें पहला है लाइफ प्रोसेसेस। पहला क्या है? लाइफ प्रोसेसेस, इसको हिंदी में बोलेंगे जैव प्रक्रम। इसमें 4 लेसन्स आते हैं, 4 लेसन्स आपको इसमें कवर करने हैं। पहला है न्यूट्रिशन, पोषण, रेस्पिरेशन, श्वसन, एंड तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, वहन, जिसको परिवहन भी बोलते हैं, एंड एक्सक्रीशन, जिसको उत्सर्जन बोलते हैं। ओके, तो अभी आप देखेंगे, अभी जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ये बायोलॉजी सेक्शन का मैं अपलोड कर रहा हूं, जैव प्रक्रम का। ये चारों लेसन्स के एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। इस पे आप देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी हिंदी में मैंने इसको डाला है, हिंदी के क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन किया हूँ। 20, 30, 25 क्वेश्चंस ऐसे सभी चैप्टर्स में हैं। तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए अभी मैं डाला हूँ। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी मैं एमसीक्यू क्वेश्चन, जितने भी अभी सीबीएसई के कुछ सिलेबस चेंज हुए हैं उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं एमसीक्यू भी डालूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे मैं डिस्कस भी करूंगा। ओके, तो अभी ये 4 चैप्टर्स जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो आप इसको बार बार इसको देखें और देख करके इसको रिवाइज करें। ओके, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इसको किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस, ये आपका जैव प्रक्रम, ये बायोलॉजी का सेक्शन है। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, समन्वय एवं नियंत्रण। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहां देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, समन्वय एवं नियंत्रण, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है, ये भी बायोलॉजी का है। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप देखेंगे। चैप्टर नंबर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, ये देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म कैसे अपना जनन करता है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव अपना जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, ये आपका बायोलॉजी का सेक्शन है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे मैं बता दूं, ये टोटल बायोलॉजी के सेक्शन है, बायो के सेक्शन है। यहाँ पे इसमें 2 और चैप्टर आते हैं जो कि इन्वायरमेंटल साइंस के हैं, 15 एंड 16, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। ये 15 एंड 16 देखेंगे। तो टोटल आप इस सेक्शन में देखेंगे यहाँ पे, तो 6, 7, 8, 9 4 चैप्टर्स यहाँ पे हैं, 2 चैप्टर्स आपके यहाँ पे हैं, यानी कि 6 चैप्टर्स बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से आप देखेंगे तो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन अगर रहता है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के रहेंगे, तो 80 में डिवाइडेड बाई 2 कर दें आप, तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपके सिर्फ लाइफ साइंस से आते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस से आते हैं। ओके, ये बायोलॉजिकल जो कि 6 चैप्टर आपका कैरी करता है, तो ये आपका अकेले 40 नंबर देगा। तो इसमें अगर एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन किया जा सकता है। रिमेनिंग जो है वो फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों को इंक्लूड करके 40 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है, यहां से फिजिक्स से स्टार्ट होता है। लाइट यानी कि प्रकाश, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, ये क्या होते हैं? तो लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। द ह्यूमन आई है, तो ह्यूमन आई हमारा जो आंख है, आंख यानी कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा
संसार आप कह सकते हैं इसको। ये चैप्टर है, इसमें पढ़ने हैं आपके, काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो बायोलॉजी का सेक्शन है, बट इसमें आप देखेंगे ये फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। ओके, तो ये फिजिक्स के अंतर्गत ये चैप्टर आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विद्युत, जिसको हिंदी में विद्युत बोलते हैं। 13 नंबर चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि चुंबकीय, मैग्नेटिक, ओके, चुंबकीय इफेक्ट, प्रवाह, ओके, और इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत, करंट मतलब धारा। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये 13 नंबर चैप्टर आपका एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट आपका है, ये भी फिजिक्स का है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हैं, ये आपके 14 नंबर चैप्टर में। ये जो चैप्टर आपका स्टार्ट है 10, 11, 12, 13 एंड 14, ये 5 चैप्टर्स जो हैं ये आपके फिजिक्स में आते हैं। टोटल ये 5 चैप्टर्स आपका फिजिक्स में आते हैं। 15 एंड 16 को, जिसको मैंने पहले बताया कि ये चैप्टर आपके आएंगे किसमें, आपका ये चैप्टर जो आएगा वो बायोलॉजी में आएगा। आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन का किस तरह से हम मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन का जो है संरक्षण कैसे करेंगे, वो इसमें आपको पढ़ना है। तो ये 16, टोटल 16 चैप्टर्स को अब इतने कम समय में कैसे कवर किया जाए, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया है। ओके, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताया है। अब मैं बताता हूँ इसको कि किस तरह से इसका हम कम समय में इस टोटल चैप्टर्स को कैसे कवर करेंगे। तो ये एक सब्जेक्ट का मैंने एग्जांपल साइंस का यहाँ पे दिया है, आप देखेंगे। इसी तरह जितने भी 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत, उर्दू, जो भी लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट हैं उन सभी को कैसे कवर किया जाए उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको टिप्स यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं अब कैसे कम समय में कवर किया जाए। तो देखिए, अब मैं बताता हूं कि कौन सा ट्रिक, कैसे, क्या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजी को आप करेंगे जिससे आपको कम समय में जो है ये सारे चैप्टर्स, टोटल सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे कवर हो सके। ओके, तो सबसे पहले बता दूं, जैसे कि अभी जैसे साइंस में, तो साइंस में टोटल 16 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। मैथमेटिक्स में है, सोशल साइंस में हो सकते हैं चैप्टर्स आपके ज्यादा हो। ओके, तो ज्यादा चैप्टर्स हो उसको भी आपको मैनेज करके चलना है। सारे चैप्टर्स पे, सारे सब्जेक्ट्स पे आपको उतना ही फोकस करना है जितना कि एक सब्जेक्ट पे करना है, क्योंकि अगर आपको मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, परसेंटेज ज्यादा लाना है, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट मैथ या साइंस पढ़ने से तो होगा नहीं, टोटल सब्जेक्ट आपको कवर करने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आपके पास टोटल 24 आवर्स है, एक दिन में 24 आवर्स। अब इसको डिवाइड करना है आपको। आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स, यहां देखेंगे 5 सब्जेक्ट्स 24 आवर्स, ये हो गया आपका 5 सब्जेक्ट्स 24 आवर्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, एवरी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट अगर 1, जैसे साइंस लेते हैं, मैं साइंस का एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ, तो सब्जेक्ट 1, तो जितने भी सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5, इन सभी पे आपको सबसे पहले एक दिन में 1 आवर यानी कि 1 घंटा देना है। ओके, 1 घंटा देना है। तो सब्जेक्ट 1 यानी कि साइंस पे आप 1 घंटा देते हो स्टार्टिंग का। उसके बाद ये नहीं कि कंटिन्यू एक बार में 2 घंटे 3 घंटे एक ही सब्जेक्ट को आप पढ़े जा रहे हो, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। कम समय में टोटल सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1-1 घंटा जो है ये सभी पे, 5 सब्जेक्ट पे आप देंगे। अब इसमें आप इसको रीड करें, ओके, या इसके क्वेश्चन आंसर करें, आप
अपने अकॉर्डिंग कि आपको क्या सही लग रहा है, किस टाइम में आपको वो आपको मैनेज करना है। तो यहाँ पे एक एक घंटा पांचों सब्जेक्ट पे आप देंगे, 5 सब्जेक्ट पे एक एक घंटा देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट फिर से आप स्टार्ट करेंगे, जिस सब्जेक्ट को आपने पहले पढ़ा था उस सब्जेक्ट पे आएंगे और फिर एक घंटा इस पे एमसीक्यू पे देंगे, क्योंकि एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक सब्जेक्ट के 10, 20 या 30 जितना हो सके। तो एक घंटा में अगर साइंस के आप 20 क्वेश्चन को अगर आप कवर करते हो, एमसीक्यू को देखते हो, रिवाइज करते हो, तो भी सही है। मैथ में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एक घंटे में जितना आप स्पीड बढ़ा सकोगे आप कर सकते हो। तो टोटल सब्जेक्ट को इसी तरह एक एक घंटा फिर से क्या करना है, आपको एमसीक्यू पे देना है। यानी कि टोटल आपके पास कितने घंटे हो गए, तो 10 घंटे। 24 घंटे में आपको मात्र 10 घंटे पढ़ना है। 10 घंटे की स्टडी जो है अभी आपको करनी है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे 10 घंटे में आपका सब्जेक्ट कितना कवर हो रहा है, 5 सब्जेक्ट आपका कवर हो जा रहा है। ओके, टोटल 5 सब्जेक्ट आपका 10 घंटे में एक दिन में आपका कवर आप कर ले रहे हो। तो आप देखो यहाँ पे 7 डेज का टारगेट करो। आप 7 डेज में आप देखोगे टोटल कितने घंटे आप स्टडी किए, तो 70 आवर्स। ओके, तो देखो आपका जो आवर है वो कितना जा रहा है, 70 आवर्स, यानी कि 70 घंटे आप 7 डेज में आप स्टडी पे दे रहे हो। और सब्जेक्ट 5 के पांचों सब्जेक्ट आपके जो है वो कवर हो रहे हैं यहाँ पे। तो अगर 70 घंटे आप देते हो तो एक सब्जेक्ट पे ओवरऑल आप देखोगे तो एक सब्जेक्ट पे आपका कितना टाइम जा रहा है। एक सप्ताह में आप देखोगे तो एक सब्जेक्ट पे आपका ऑलमोस्ट अगर मिनिमम माने तो 13 घंटे का समय आप दे रहे हो एक सब्जेक्ट पे। ओके, 13 घंटे का समय दे रहे हो आप। तो 13 घंटे का समय आप एक सब्जेक्ट पे अगर आप दे रहे हो तो आप देखोगे यहाँ पे, फिर से मैं आप बताता हूं। तो देखिए आप एक सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट आपका 1 वीक में आप इस पे 13 घंटे दे रहे हैं। ओके, तो अगर साइंस की मैं बात करूं, यहाँ पे साइंस में आपके टोटल 16 चैप्टर्स हैं। 16 चैप्टर्स में अगर आपने 13 घंटे दिए साइंस के सब्जेक्ट में, तो कितने चैप्टर्स आपके 1 वीक में कवर हो जाएंगे, ये आप देखो। मिनिमम कितना चैप्टर्स जो है, हाउ मेनी चैप्टर्स यू विल कवर, आप करोगे कितने, 13 घंटे में, और वो भी एक सप्ताह में। तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो आपके मिनिमम 4 चैप्टर्स कवर होना श्योर है। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स पे वैरी करता है, क्योंकि वेरिएशन आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप पढ़ोगे या पढ़े होगे कि जो जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उनमें वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन जो होता है वो एवरी इंडिविजुअल में अलग अलग वेरिएशन होता है, स्टेमिना अलग होती है। ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग होता है, तो हो सकता है। तो एवरेज आप देखोगे तो मिनिमम जो है वो 4 चैप्टर्स आपका कवर होना तय है 13 आवर्स में। तो 1 वीक में, ओके, एक सब्जेक्ट पे आप 13 घंटे दे रहे हो, तो 1 वीक में आपका यानी कि 7 डेज में आपका 4 चैप्टर, आप देखो यहाँ 4 चैप्टर्स आपका कवर हो रहा है कितने समय में, 7 डेज में। ओके, तो मैं साइंस की बात करूं, साइंस सब्जेक्ट का मैं एक एग्जांपल लिया हूं यहाँ पे। तो 7 डेज में मिनिमम आपका 4 चैप्टर्स कवर होना जो है वो श्योर है। तो नेक्स्ट 7 डेज में यानी कि 14 डेज में आपके पास 14 डेज के बाद कितने होंगे, 8 चैप्टर्स कवर हो गए आपके। ओके, 8 चैप्टर्स जो है वो कवर हो गए। और ये बात आपको एक बात और पता है कि प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपकी पोटेंशियल बढ़ेगी। पोटेंशियल बढ़ने के साथ साथ आपका जो स्पीड है वो भी बढ़ते चला जाएगा। ओके, जैसे जैसे आप पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ोगे, तो नेक्स्ट चैप्टर को समझने में आपको हो सकता है कम समय लगे प्रीवियस वीक से। पहले जो सप्ताह है उससे सप्ताह में आप आगे बढ़ोगे। तो 2 सप्ताह अगर आप कांस्टेंट 4 चैप्टर को कवर करते हो
और एक सब्जेक्ट पे 13 घंटे आप अगर दे रहे हो यहाँ पे, तो आप देखोगे नेक्स्ट जो आपका 21 डेज में होगा, तो 21 डेज में आपके जो चैप्टर्स होंगे, मिनिमम ही अगर मैं लेके चलूं तो यहाँ आपका 12 चैप्टर्स तो कंप्लीट होना तय है। और फाइनली आप 30 डेज काउंट कर लो, एक मंथ में जो है आपका वह साइंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखो आप एक महीने में आपका ये कंप्लीट हो रहा है, साइंस जो सब्जेक्ट है आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पे टोटल 16 चैप्टर्स कंप्लीट हुए और आपने दिया कितना, 13 घंटे एक सब्जेक्ट पे एक वीक में दिया। तो एक वीक में एक सब्जेक्ट पे आपका 13 घंटे जा रहे हैं, 13 आवर्स जा रहे हैं, लेकिन आप टोटल कितना घंटे पढ़े आपने, 70। ओके, तो 70 घंटे जो है आप यहाँ पे कवर कर रहे हो, दे रहे हो, सभी इक्वली आप डिवाइड कर रहे हो ना। ऐसा नहीं है तो मैं तो एक सब्जेक्ट का यहाँ पे एग्जांपल दिया, एक सब्जेक्ट, तो हर एक सब्जेक्ट पे, एवरेज सब्जेक्ट पे आपने 13-13 घंटे दिए, तो सभी में ऑलमोस्ट आप एवरेज निकालोगे तो 16 चैप्टर्स तो मिनिमम कवर होगा हर एक सब्जेक्ट में। और इसके साथ साथ जो सोशल साइंस के हैं, हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, मैथ के हैं, उसमें एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी में ज्यादा किसी में कम होता है, तो हो सकता है किसी में आप 20 चैप्टर्स को कवर कर लें, किसी में 22 चैप्टर्स को कवर कर लें, किसी में 25 चैप्टर्स को कवर कर लें। तो ओवरऑल आपका एक महीने में जो है वो आप थॉरोली आप पढ़ सकते हो विथ एमसीक्यू। 20 से 30 एमसीक्यू, 50 एमसीक्यू जो है आप कवर कर सकते हो, और एक महीने में आपका ऑल सब्जेक्ट्स जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ओके, अब आपके पास 1 मंथ और बचा है, एक महीने और बचे हैं। उस एक महीने में आप जितने भी जो क्वेश्चंस आपके एक एडिशनल क्वेश्चन है, आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हो, कंप्लीट सब्जेक्ट का सेट प्रैक्टिस कर सकते हो। एक एक करके आप अलग अलग सब्जेक्ट के 3 घंटे। अब क्या करोगे, आपका जब नेक्स्ट जो महीना बचेगा, एक महीने का जो समय बचेगा, उसमें आपको क्या करना है वो मैं बता दूंगा। तो ये तो मैंने बताया कि एक एक घंटे देने हैं, फिर 1 घंटे फिर रिवाइज करना है उस चैप्टर को, यानी कि 2 घंटे देने हैं। अब यहाँ पे आप सेट बनाओगे, सेट बनाओगे, तो सेट जब बनाओगे तो टोटल अगर साइंस की बात करूं तो 80 मार्क्स, ओके, 80 मार्क्स के सेट बनाओगे, और एक बार में एक दिन में आप जो है 2 सब्जेक्ट को कवर करोगे या 3 सब्जेक्ट को करोगे, और समय दोगे आप 3 आवर्स। ओके, जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी होगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू, यानी कि एज इट इज जो आपके एग्जाम में जो पैटर्न होगा उस पैटर्न पे आप इसको प्रैक्टिस करोगे। सॉरी, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, 2 से 3 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप थक जाओगे और ज्यादा बॉडी को थकाना भी जरूरी नहीं है। तो पहले फिट भी रहना है, फिट रहने के साथ साथ आपको स्टडी करना है। तो 10 घंटे का शेड्यूल मैंने बताया आप लोगों को कि 10 घंटे ही पढ़ने हैं, 10 घंटे सफिशियंट है किसी भी एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आपको 6 से 7 घंटे का कंप्लीट नींद भी आपको लेनी है, 6 से 7 घंटे, रात में सोना भी है। उसके साथ साथ 10 घंटे ही आपको निकालने हैं 24 घंटे में। इसके बाद आपके पास 24 घंटे बचे हुए हैं, उसमें 14 घंटे बचे हैं, उसमें 6-7 घंटे आप सो जाओ, बाकी में आप जो भी रिफ्रेशमेंट में आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट मंथ में जो लास्ट महीने में जो होगा वो ओनली सेट प्रैक्टिस आप करोगे, 3-3 घंटे का एक एक सब्जेक्ट का करोगे, फुल मार्क्स का करोगे। मैथ है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट को कवर करोगे। ओके, मिनिमम 3 भी कर सकते हो, दूसरे दिन में फिर 2 सब्जेक्ट, इसी तरह करके कोशिश आप करोगे कि आखिरी का जो महीना है उसमें हर एक सब्जेक्ट का आप 5 सेट जो है वो कवर कर लें। ओके, तो ये सफिशियंट है, इसमें टोटल सिलेबस आपके 2 महीने में कवर हो जाएंगे। आज से आप शुरू कर दो, कल से शुरू कर दो, और ये पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा। कैसे भी एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी अगर इस पैटर्न पे अगर आप स्टडी करना शुरू करते हो आज से, तो आपका टोटल सिलेबस जो है वो कवर होना श्योर है।
ओके, तो इस तरह से आप स्टडी करें, काफी जरूरी भी है और कम समय में पढ़ने के लिए ये एक ट्रिक आप अपना सकते हो। ओके, तो चलिए आप लोग इस पे तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा, बीच बीच में आकर के आपको बूस्टअप करते रहूंगा, मोटिवेट करते रहूंगा आप कि किस तरह से एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स को ला सकें। ओके, तो चलिए इस पे आप फोकस करें और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।